मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान। 13 साल पहले देश ने देखा एक युद्ध। देखा युद्ध का शौर्य और देखी शहादत पर नम हुई आंखें। इस युद्ध की वजह थी पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश। सर्दियों में भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में एलओसी पार कर भारतीय चोटियों में भारी और बड़े हथियारों के साथ बैठ गए। मकसद था 1971 के युद्ध में भारत के जीते गए हिस्से पर कब्जा करना, शिमला समझौते को तोड़ना। पर भारतीय जांबाजों ने बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ी। भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव गरकौन। कोई 500-700 की आबादी होगी इस गांव की। सीमा रेखा के पास होने की वजह से इस गांव में फौजियों की आवाजाही रहती है, लिहाजा गांव के लोग फौज की चिंताओं से वाकिफ रहते हैं। वो जानते हैं कि देश के लिए इस सीमा में क्या खतरनाक है और क्या नहीं। इसी गांव का एक बाशिंदा है ताशी नाम ग्याल। ताशी पेशे से चरवाहा है। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ताशी ने याक पाल रखे हैं। याक अक्सर चारे की खोज में पहाड़ की ऊंचाइयों में चले जाते हैं। 2 मई 1999 को ताशी का याक खो गया। ताशी उसे खोजते हुए गांव से दूर निकल आया। दूर ऊंची पहाड़ियों में वो दूरबीन की मदद से अपने याक को खोजने लगा। भौचक्का ताशी पहाड़ से नीचे उतरता है। उसके पहाड़ से उतरने की गति बेहद ज्यादा और सावधानी भरी थी। वो पहाड़ से उतरकर सीधे एक सैनिक के पास पहुंचता है। वो उस सैनिक के कान में कुछ कहता है। सैनिक का चेहरा चिंता और तनाव से भर जाता है। तो वहां देखते हुए तो कुछ 6 बंदे नजर आए मुझे। पत्थर डोल रहा था, बर्फ भर रहा था। तो मैं हैरान हो गया। तो कुछ 5-10 मिनट में उनको देखते बैठा। फिर मैं वापस आ गया। तो हम इधर आया तो हमें शोर नाले जाना था। शोर नाले जाके कुकर था जाके रिश पकड़ की जाके उनको चराते चराते ठारू जाना था। ठारू से हमने उनको कवर करना था। हम नीचे से जाते हुए उनको पहले से देख लिया, उन्होंने चरा हुआ है। तो मैंने बोला साहब जी वहाँ तो और भी है। तो हैरान वाली बात हो गया, साहब ने भी नहीं माना। तो मैंने उसमें कसम खाना पड़ा बच्चे और माँ का। करगिल की चोटियों का गुपचुप रहस्य अब दिल्ली के गलियारों में दस्तक दे रहा था। करगिल में चल रही उठापटक की जानकारी उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को 6 मई 1999 को दी गई। करगिल से आ रही तनाव की खबर में अब दिल्ली ने पुख्ता मुहर लगने की बात कही। इन गगन चूमती पहाड़ियों में भारत के खिलाफ एक बेहद संगीन साजिश ने बंकर बना लिए थे और इन्हीं बंकरों की हरकतों ने करगिल को अजीब सी सनसनी से भर दिया था, जिसकी हलचल ने दिल्ली की रायसीना हिल्स में भूचाल ला दिया था। करगिल पर हुई पाकिस्तान की घुसपैठ कितनी बड़ी थी, इसका जायजा लेने के लिए सेना की कई टुकड़ियां इस इलाके में भेजी गईं। पूरी सावधानी के साथ सेना के जवान इलाके में चल रही दुश्मनों की हरकतों को भांपने के लिए घुसे। रेगुलर फोर्सेस की ऐसी कोई खबर नहीं थी कि रेगुलर फोर्सेस हैं उधर। खाली घुसपैठियों की बात की जा रही थी। मतलब यही इंटेलिजेंस था और किसी को इतना मालूम नहीं था
कि दुश्मन कहां-कहां पर किस-किस चोटियों पे बैठा हुआ है। सेना की बढ़ती गतिविधियों को देखकर घुसपैठिए सतर्क हो गए। घुसपैठियों ने यह बात अपने आकाओं को इस्लामाबाद में बताई। अपनी ओर बढ़ते खतरे से डरकर घुसपैठ को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान की ओर से तोप के गोले करगिल के जिला मुख्यालय में बने सेना के आयुध भंडार में गिरे। पूरा एम्यूनिशन डिपो जलकर खाक हो गया। करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चोटियों में घुसपैठिए और करगिल में दुश्मन तोप के गोले। भारत ने बहुत तेजी के साथ इस अचानक उठ खड़ी हुई मुसीबत पर पलटवार की रणनीति बनानी शुरू कर दी। दिल्ली का दिमाग करगिल को लेकर सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। चारों ओर अजीब सी बौखलाहट के बीच फैसलों का गुड़ा भाग जारी था। भारत तो लाहौर में मिल्लत की बस के करगिल पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कोई 3 महीने पहले की ही तो बात है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस में सवार होकर लाहौर पहुंचे थे। पाक प्रधानमंत्री को उन्होंने गले लगाया था। 21 पाकिस्तानी तोपें इस मौके को सलामी देने के लिए गरज उठी। लाहौर समझौता हुआ तो विवाद को बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी, पर 3 महीने में वही तोपें भारत माता के बेटों का खून पीने के लिए गरज रही थी। भारत घुसपैठियों की ताकत और पोजीशन का अंदाजा लगाने के लिए बराबर टोही दल भेज रहा था। ऐसी ही एक गश्त में निकले थे कैप्टन सौरभ कालिया। पूरे दिन की गश्त के बाद रात को हमले की योजना बनाकर ये आराम कर रहे थे। तभी जाट रेजिमेंट के इन अधिकारियों और जवानों का अपहरण पाकिस्तानी सैनिकों ने कर लिया। उन्हें भर यातनाएं दी गईं, उनकी आंखें निकाल ली गईं और फिर गले काट दिए गए। सौरभ लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के बाद अपना पहला वेतन भी नहीं ले पाए थे। घुसपैठिए आए हैं, वो हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं और आर्टिलरी फायर भी डायरेक्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर। और पहले जो छोटे मोटे पेट्रोल्स गए हुए थे उन्होंने कंफर्म करा था कि तोलोलिंग पे कुछ घुसपैठिए बैठे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से करगिल प्रशासन के शुरू में बने नए मुख्यालय पर तोप के गोले बरसे। पाकिस्तान की ओर से गोले बेहद सही जगह और सही समय पर गिर रहे थे। हालात नाजुक देख भारत ने भी अहम जगहों पर बड़ी तोपें तैनात कर दी। इसके अलावा पाक हमले की सही जानकारी के लिए टोही विमान उड़ाए गए। ज्यादा पेट्रोल पार्टी रवाना की गई। पता चला कि मस्को से बटालिक के बीच फैले 120 किलोमीटर के दायरे में घुसपैठियों ने कई जगह अपने बंकर बना लिए हैं। त्रास, काशकर, बटालिक, मस्को में 10 किलोमीटर तक घुस आए थे घुसपैठिए। करगिल से उत्तर की ओर 80 किलोमीटर के क्षेत्र में आतंकियों ने ऊंची पहाड़ियों पर अड्डे बना लिए थे। उनके निशाने पर था यह हाईवे। हाईवे इसलिए क्योंकि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सामरिक महत्व की इस सड़क को बंद कर पाकिस्तान सर्दियों में लद्दाख को जाने वाली आपूर्ति रोक सकता था। द्रास और करगिल पर कब्जा करके उसे नियंत्रण रेखा खुलवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। चुग घाटी, बटालिक और तुर्तुक क्षेत्र की पहाड़ियों पर कब्जा करके भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। करगिल के पास मस्को घाटी के नालों पर कब्जा करके वहां से ताजा घुसपैठ के लिए रास्ते बना सकता था, पर सबसे बड़ा मंसूबा था नियंत्रण रेखा को बदलने और
शिमला समझौते को दफन कर कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का। जब तक हम हाईवे को क्लियर नहीं करते और उनका जो इन्फ्लुएंस हाईवे के ऊपर बम गोलाबारी हम उसको बंद नहीं करते, तो हमारी कॉन्वाइज जो थी वो कश्मीर से लद्दाख की तरफ, श्रीनगर से कारगिल या लेह की तरफ जानी मुश्किल थी। और लड़ाई के बीच में हम लोग उनको भेजते थे, पर रात के समय के ऊपर और थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जैसे ही हमने उनका इन्फ्लुएंस हाईवे से हटा दिया, उनको दूर भगाया वहाँ से, तो फिर कम्युनिकेशन नॉर्मल हो गया। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने इरादों में सफल होता तो लेह श्रीनगर राजमार्ग पर स्ट्रेटजिक कब्जा जमाकर लेह को श्रीनगर से काट देता। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना फंस जाती, समूची नियंत्रण रेखा पर सवाल खड़े हो जाते। पाकिस्तान 1972 में भारत के हिस्से आए इलाके पर फिर काबिज हो जाता। कश्मीर घाटी में आतंकियों के हौसले बुलंद कर पाकिस्तान कश्मीर समस्या को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम बना देता और इस घुसपैठ से वो सफलता मिलती जिसे वो 50 साल में 3 युद्ध लड़कर भी नहीं पा सका था। तो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक वाटरशेड के साथ साथ चलती है। वाटरशेड का मतलब जो कि एरिया सबसे ऊंचा और एक किस्म की पहाड़ियों की लाइन होती है जो सबसे ऊंची होती है। हिंदुस्तान की तरफ एरिया लोअर है, पाकिस्तान की तरफ भी एरिया लोअर है। तो जो भी ऊपर वाटरशेड के ऊपर आके बैठ जाता है उसके पास डोमिनेटिंग पोजीशन तो मिल ही गया। तो इसमें क्या किया था, पाकिस्तान ने जो अनऑक्यूपाइड एरियाज थे उनमें आके डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठ गए। तो एडवांटेज तो उनके पास था। बेहद ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की स्थिति इतनी अनुकूल थी कि 10 घुसपैठिए 1000 सैनिकों की टुकड़ी पर भारी पड़ रहे थे। और अगर ऐसे में उनके पास भारी तादाद में मशीन गन, हल्की तोपें, स्ट्रिंगर मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन हो तो आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बढ़ गया था। ऐसे में जमीनी लड़ाई सैनिकों की बलि चढ़ाते जाने से ज्यादा कुछ साबित नहीं होती। लिहाजा दुश्मनों को उनकी ही मान में मार गिराने का एक ही तरीका था और वो थी एयर स्ट्राइक्स। लेकिन उसमें भी खतरा था, जवाबी कार्रवाई जंग के दायरे में आ सकती थी। इक्कीस मई को ही थल सेना प्रमुख वीपी मलिक देश लौट आए। 23 मई को उन्होंने खुद इलाके का दौरा किया। वहां से लौटने के बाद उन्होंने 24 मई को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख A.Y. टिप्पणिस को सीधा सैन्य कार्रवाई निदेशालय के ऑपरेशन रूम में बुला लिया। एयर स्ट्राइक्स इतनी ज़्यादा टेक्टिकल लेवल के ऊपर जो थी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि माउंटेन्स के बीच में उसका असर कम होता है। देखिए, टाइगर हिल में उन्होंने अटैक किया, सक्सेसफुल किया। मुंतडालो में उन्होंने अटैक किया, सक्सेसफुल किया। पर कई जगह के ऊपर उनको जो थे अपने ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पाए और उनको स्ट्राइक जो थी काफ़ी हाइट से करनी पड़ी। लेकिन स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर उनका जो रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था और उसी को ही देख के पाकिस्तानी फौजें काफ़ी घबरा गई। 25 मई की सुबह अटल बिहारी वाजपेयी एक निर्णय के साथ उठे। इधर वाजपेयी ने पत्रकारों को सियासी सवाल के जवाब में करगिल में घुसपैठ की खबर थमा दी, तो उधर टिप्पणिस ने हवाई हमले का बटन दबा दिया। श्रीनगर और पठानकोट से उड़ान भरकर MiG-21 और 27 के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने द्रास के करीब पॉइंट 45-90 चोटी पर हमला किया। दोपहर से पहले बटाली क्षेत्र में दूसरा हमला किया गया, तो दूसरी ओर पहाड़ियों के नीचे थल सेना की एक डिवीजन के साथ तोपखाने की तैनाती ने विवाद को और गंभीर कर दिया। सेना अपनी कार्रवाई और तैनाती को लेकर बहुत सतर्क थी। औपचारिक तौर पर ऑपरेशन विजय प्रारंभ हो गया और इसके साथ ही वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर भी।
बावजूद इसके हवा और जमीन पर ज्यादा सक्रिय होना खतरनाक साबित हो सकता था। जमीन पर तुर्तुक और मशको घाटी में सक्रियता का मतलब था पाकिस्तानी फौजों को जमा होने की वजह देना, जिसका सीधा फायदा घुसपैठियों को मिलता। और अगर आसमान में वायुसेना ज्यादा साहस दिखाती तो खतरा इस बात का था कि हालत 1965 जैसे ना हो जाए, जहां पर भारतीय वायुसेना के मामूली प्रयोग के जवाब में पाकिस्तान ने भीषण हवाई हमला कर दिया था। लिहाजा इसी इलाके में जमीनी और हवाई कार्रवाई के दौरान भारतीय फौजों ने बेहद संयम बरता ताकि पाकिस्तान कोई भी बहाना ना बना सके। भारतीय फौजों को नियंत्रण सीमा का उल्लंघन करने की पाबंदी थी, तो वहीं पाकिस्तानी फौज इसी नियंत्रण सीमा का उल्लंघन करके इन चोटियों पर आकर जम बैठा था। 27 मई भारतीय हवाई हमले की रणनीति के लिए बेहद घातक बनकर आई, पर इस तारीख से बड़ा सबक भी मिला। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने मिग 27 से उड़ान भरी, पर उनके मिग विमान को पहाड़ियों के ऊपर से चलाई गई स्ट्रिंगर मिसाइल ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इजेक्ट होकर पैराशूट के सहारे नीचे उतरे तो वो नियंत्रण रेखा के पार चले गए, उन्हें बंदी बना लिया गया। भारतीय खेमे में खलबली मच गई, विमान गिराया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पता नहीं। खोजी उड़ान लेकर स्क्वाड्रन लीडर ए आहूजा निकले तो उनके मिग 21 विमान को भी पहाड़ियों की चोटी से चली स्ट्रिंगर मिसाइल ने नष्ट कर दिया। जब स्क्वाड्रन लीडर आहूजा पैराशूट से कूदे तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। पर नुकसान को भुलाकर 27 मई की शाम को ही लड़ाकू विमानों ने टाइगर हिल और पॉइंट 4590 पर भीषण बमबारी की। और अब तक खामोश तोपखाने का मुंह भी पहाड़ियों की ओर खोल दिया गया। इसकी आड़ में पहाड़ों पर चढ़ रही सेना की टुकड़ियों ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। भारत अब घुसपैठियों के खिलाफ मौके पर मौजूद हर हथियार से धावा शुरू कर चुका था। जहां नीचे से तोप गरज रहे थे तो ऊपर से हवाई बम भी बरस रहे थे, लेकिन भारतीय सरकार अभी भी इसे युद्ध विरोधी जुमला देने से बच रही थी। वहीं कश्मीर के श्रीनगर में 15 कोर के हेडक्वार्टर को वॉर ऑपरेशन रूम में तब्दील कर दिया गया था। जहाँ की पहाड़ियाँ नहीं है वहाँ तो रूल है 3:1, 3 और 1, आपको 3 होने चाहिए ताकि तभी आप जीत सकते हो। पर जैसे आप पहाड़ियों में ऊपर जाते जाते हो और एल्टीट्यूड में बढ़ते जाते हो तो ये रेशो और बढ़ती जाती है। इस लड़ाई में जब मलिक साहब जो कि चीफ थे उस टाइम पोलैंड से वापस आए तो उन्होंने आते सारी प्रोग्रेस का जब चेक किया और दिया, उन्होंने फिर रेशो लगाई, क्योंकि एल्टीट्यूड देखते हुए सब कुछ देखते हुए 15:1 कि आपको दुश्मन समझो अंदर 100 बैठा है तो आपके पास कम से कम 1500 बंदे होने चाहिए ताकि तभी आप सक्सेसफुल हो सकोगे। पहाड़ियों में चढ़े बैठे घुसपैठियों को नीचे धकेलने के लिए सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी हमले में लगाए गए। हालांकि गुजरा दिन हवाई हमले के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो चुका था और हमें यह भी पता था कि चोटी पर दुश्मन के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन और स्ट्रिंगर मिसाइल हैं। जैसे ही भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर घुसपैठियों की जद में आया, उन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल दाग दी और हेलीकॉप्टर उसका शिकार हो गया। भारतीय खेमे के लिए ये एक बड़ा झटका था। वायुसेना ने अपने 4 वीर गंवा दिए थे। इधर जमीन पर सेना ने 29 मई को बटालिक सब सेक्टर के 2 ठिकानों और द्रास सब सेक्टर की एक प्रमुख चोटी के अलावा मशको घाटी से कई अलग अलग ठिकानों पर घुसपैठियों को भगा तिरंगा गाड़ दिया था। तीन 300 घुसपैठिए मारे गए और करीब 150 से ज्यादा घायल हो मोर्चा छोड़ भाग खड़े हुए। इधर पाकिस्तानी फौज की हलचल को देखकर भारतीय नौसेना को भी सतर्क कर दिया गया और इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। अब मिराज 2000 ने दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया, पर युद्ध रोकने की कोशिशों में एक अहम कदम उठा 31 मई को, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने पाक विदेश मंत्री सरताज अजीज की भारत यात्रा को हां कह दी। यह 28 मई को
अटल और नवाज शरीफ के बीच फोन पर हुई बातचीत का नतीजा था। करगिल घुसपैठ का पता चले करीब 30 दिन से ज्यादा का समय हो चुका था और ऐसे में भारतीय सेना के सामने दुश्मन से भी बड़ी चुनौती साबित हो रहे थे ये पहाड़। भारत की मारक क्षमता पहाड़ों की जड़ में थी तो उनका निशाना पहाड़ की खड़ी उस चोटी पर। ऐसे में भारत सेना के हथियार, तादाद और सामर्थ्य सब पिछड़ रहे थे और नुकसान भी बहुत हो रहा था। भारतीय सेना की मजबूरी ये थी कि नियंत्रण रेखा पार न कर पाने की वजह से वो पहाड़ी पर बैठे दुश्मन को कायदे से घेर भी नहीं पा रही थी और न ही घुसपैठियों की नालों से आ रही गंदी बाढ़ को रोक पा रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हो रही थी क्योंकि ना हमारे पास पोर्टर्स थे, ना हमारे पास पोनीज थी। तो एक बटालियन में तकरीबन 2 कंपनी तो खाली एमिनेशन और खाना पानी ऊपर ले जाती थी और ग्राउंड पे खाली 2 कंपनी लड़ रही थी। इसी का नतीजा था कि श्रीनगर लेह राजमार्ग को पाक घुसपैठियों ने अपनी बमबारी से बंधक बना लिया था। भारतीय युद्ध पूरी तरह से इस हाईवे को आजाद कराने के इरादे से हो रहा था। इस हाईवे पर तोलोलिंग और टाइगर हिल से लगातार हमले हो रहे थे। करगिल की सुरक्षा में तैनात 121 ब्रिगेड के कमांडर को लगा कि चोटी पर 8-10 घुसपैठिए होंगे, लिहाजा उन्होंने कहा कि जाओ और आतंकियों को कॉलर से पकड़कर खींच लाओ। नगा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट इस काम पर गईं, पर जैसे जैसे हमला आगे बढ़ा तो उन्हें असलियत का एहसास हुआ। शुरुआती कुछ हमलों में तो ऐसा हुआ कि दुश्मन ने बिना गोली बारूद के हमले को नाकाम कर दिया। नाकामी की निराशा को तोड़ा ग्रेनेडियर्स के 28 वर्षीय मेजर राजेश अधिकारी ने। राजेश अधिकारी अपने 10 साथियों के साथ दुश्मन के बेहद करीब पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने दुश्मन के दिल में भारतीय इरादों का खौफ पैदा किया, पर मेजर अधिकारी अपनी चुनौती को विजय में बदल नहीं सके और शहीद हो गए। युद्ध में शहीद हुए वीरों के शव पहाड़ियों से लाना बेहद मुश्किल हो रहा था। 11 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने जब अपने साथियों के शव के सम्मान की लड़ाई लड़ी तो उन्हें भी वीर गति प्राप्त हुई। छह घंटे की लगातार चढ़ाई कर वीर विश्वनाथन अपने साथियों के शवों तक पहुंच गए। दुश्मनों ने लाशों में बूबी ट्रैप लगा रखा था। जैसे इस शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई, लाशों में बंधी माइंस फट पड़ी। वीर विश्वनाथन और उनके साथियों ने हौसला नहीं हारा, पर दुश्मन की एलएमजी ने उनका रास्ता रोक दिया। पर इस अधिकारी की चिट्ठी ने जिस सच्चाई का खुलासा किया, उसने आक्रमण की दशा और दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने अपने आखिरी खत में लिखा था कि हम एक अनजाने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो बेहद खतरनाक हो सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत का असर ये हुआ कि तोपखाने की कवर फायरिंग को मजबूत करने का जिम्मा द्रास आर्टिलरी के कमांडर ब्रिगेडियर लखिंदर सिंह को सौंपा गया। और इसके बाद करगिल में 105 mm गन के अलावा 130 और 155 mm की तोपों को लाने का काम भी शुरू हुआ। 12 कमांडो की तैनाती का फैसला हुआ ताकि उनसे दुश्मन की तोपों की जानकारी इकट्ठा करवाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तोपों को यहां तक लाना भी एक युद्ध जैसा ही था। इन संकरे पहाड़ी रास्तों में रात में छिपकर तोपों को यहां तक पहुंचाना बेहद खतरनाक था। तोपें सिर्फ रात में ही लाई जा सकती थी क्योंकि दिन में दुश्मन को खबर होने का खतरा था। गुमरी और मताइन बेस से ये तोपें यहां तक लाई गई। ताकतवर स्काइना ट्रक इन्हें खींच रहे थे। संकरे रास्तों में मामूली सी चूक का मतलब था कि ये ट्रक और साथ में बुफोर्स हजारों मीटर गहरी खाई में चले जाते। इसीलिए इन ट्रक के कारवां के आगे 2 जवान टॉर्च लेकर चल रहे थे जो हर 2 मिनट के बाद उसको ऑन ऑफ करते और रास्ता दिखाते। जैसे ही ट्रक अपनी लाइटों को ऑन करता तो चोटी पर बैठे पाकिस्तानी फौज गोले दागने लगते। इसीलिए सुबह होने से पहले
2 जवानों के साथ टॉर्च की रोशनी में ये पहुंच गए द्रास में। छोटा सा ऑब्जेक्टिव था, 13 जैकरिफ ने ऑक्यूपाई करना था, पर वो 2 रात से नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा शाम को 4 बजे आप असॉल्ट करिए और मैं आपको डायरेक्ट फायर दूंगा बोरफर से। तो मैं खुद बैठ के उनको डायरेक्ट फायर दिया और उनको तकरीबन 400 मीटर के अंदर अंदर ला के फिर जाके असॉल्ट करना। चार जून को बटालिक सब सेक्टर से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के शव बरामद हुए और साथ ही ऐसे कागजात जो उन्हें पाक सैनिक साबित करने का पुख्ता सबूत थे। पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। थल सेना ने पहली बार छाती ठोक कर कहा कि घुसपैठिए और कोई नहीं बल्कि नियमित पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी ही हैं। पाकिस्तान पर चारों ओर से दबाव बनने लगा। दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। अब भारतीय सेना ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने स्ट्रेटेजिक विश्राम लिया, बड़े हमले रोक दिए। दुश्मन के खिलाफ इस कदम का मकसद था आखिरी हमले से पहले खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बढ़ती ठंड के इंतजाम भी किए गए। करगिल सूट मंगवाए गए, नए जूते लाए गए और नए हथियारों का जखीरा भी इकट्ठा किया गया। हमले की जिम्मेदारी के लिए अब सेना की नई टुकड़ियों को जिम्मा सौंपा गया और साथ में ज्यादा असरदार हमले के लिए तोपों की तैनाती की गई। पहाड़ों पर रस्सियों का रास्ता बनाने के लिए पर्वतारोही डिवीजन को लगाया गया। बकायदा इस हमले की पूरी मॉक ड्रिल हुई। अब वो समय आ गया था जब हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सेना पाकिस्तान को घेरने में लगी थी तो दिल्ली में राजनयिक स्तर पर उसे घेरने की तैयारी चल रही थी। पाक विदेश मंत्री के भारत आने के ऐन एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। विदेश मंत्री जसवंत सिंह आए तो उन्होंने बम फोड़ दिया। विदेश मंत्री ने एक ऑडियो टेप लोगों को सुनाया। इस टेप में करगिल की साजिश को लेकर पाक के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और पाक सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज की बातचीत थी। साफ हो गया कि पाक सेना की साजिश का नतीजा था करगिल। पाक विदेश मंत्री सरताज अजीज और जसवंत सिंह की मुलाकात हुई तो जसवंत ने 2 टूक मुंह पर बोल दिया कि बात क्या करोगे, पहले सैनिकों के साथ बर्बरता करने वालों को सजा दो, घुसपैठियों को वापस बुलाओ, तब बात होगी। लेकिन घुसपैठियों की कार्रवाई के मुद्दे पर पाकिस्तान की गोलमोल बंद नहीं हुई। सरताज अजीज ने लाहौर मसौदे का हवाला देकर कहा कि करगिल विवाद के निपटारे के लिए एक कार्यदल बना ले चीन की तर्ज पर। अगर भारत इस बात के लिए तैयार हो जाता तो पाकिस्तान को इस बात के प्रचार में सफलता मिलती कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है। सच्चाई तो यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा 1972 में ही 19 नक्शों की मदद से तैयार कर ली गई थी और पाकिस्तान 27 सालों तक उसे मानता भी आया। एक बड़े राजनयिक तबके का उस समय मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पूरी लड़ाई चल रही है उसके जरिए पाकिस्तान करगिल के कांटे से शिमला समझौते की फांस निकालना चाहता है और कश्मीर को फिर से विवादित करना चाहता था। लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस हमले को भी नाकाम कर दिया। हिंदुस्तान 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 मेरी आन मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान।